A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish a piece of work in 12 days, find the time taken by B to finish the work. अब देखिए यहाँ पर उसने कहा है कि A को जो टाइम लगता है वो कितना रहता है, वो रहता है 10 days लेस देन B. इतना क्लियर है. अब हम मान लेते हैं कि लेट द टाइम टेकन बाय B टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू B x डेज में वो पूरे वर्क को फिनिश करता है. अगर ये x डेज में फिनिश करता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि टाइम टेकन बाय A कितना रहना चाहिए, टाइम टेकन बाय A टू फिनिश द वर्क वो कितना रहेगा. इसमें से 10 दिन कम होने चाहिए, तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये हो जाएगा x माइनस का 10 डेज. इतना क्लियर है. अब एक चीज़ देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हम हमेशा यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं. प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि उसने एक दिन में कितना काम किया, मतलब वन डे वर्क पूछा जाता है कि वन डे वर्क कितना था, उसके बेसिस पे ही कंपैरिजन किया जाता है. जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें हमेशा प्रोडक्टिविटी की बात होती है, और वो कैसे निकलती है, वो हमेशा वन डे वर्क के हिसाब से निकलती है. इतना क्लियर है. अब देखिए, जैसे उसने क्या कहा कि हमारे पास यहाँ पर अगर ए किसी काम को वर्क करने में जब भी किसी काम को वर्क करता है तो यहाँ पर किसी भी वर्क को कंप्लीट करता है तो x माइनस 10 डेज लेता है. लेकिन वहीं पर जब B इसी वर्क को कंप्लीट करता है तो वो x डेज लेता है. और उसने कहा है कि अगर हम A और B दोनों को कंबाइन कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा 12 डेज, कि 12 दिन के अंदर अंदर टोटल ये वर्क होता है. अब हम यहाँ पर कंपेयर कैसे करेंगे, कभी भी हम इस तरीके से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं. हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर वन डे वर्क ऑफ ए, उसके साथ साथ अगर हम देखें तो वन डे वर्क ऑफ बी, और साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर वन डे वर्क ऑफ ए, वन डे वर्क ऑफ बी को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो क्या आएगा, वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी बोथ. इतना क्लियर है. अब देखिए, वन डे वर्क ऑफ ए क्या रहेगा, अगर x का यहाँ पर वर्क है x माइनस 10 डेज, तो यहाँ पर वन डे वर्क कितना रहेगा, वन डे वर्क वो रहेगा 1 बाय एक्स माइनस का 10. इतना क्लियर है. अब आप सोचोगे कि यहाँ पर हम 1 बाय एक्स माइनस 10 क्यों कर रहे हैं, तो हम ये मान के चल लेते हैं कि जो वर्क है, जो टोटल वर्क है, उसको हम 1 यूनिट ले लेते हैं. इतना क्लियर है. अब आप एक चीज़ सोचिए कि कोई इंसान x माइनस 10 डेज में 1 यूनिट का वर्क करता है, तो 1 डे में कितना वर्क करेगा, वो करेगा 1 बाय एक्स माइनस का 10. इतना क्लियर है. इसलिए हम 1 से डिवाइड कर देते हैं. अब जैसे यहाँ पर इसमें आया था x डेज, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वन डे वर्क क्या होना चाहिए इसका, वन डे वर्क रहेगा 1 बाय एक्स. इसी तरीके से दोनों का अगर हम देखें तो ये कितना रहेगा, वन डे वर्क कितना रहेगा, 1 बाय 12. इतना क्लियर है. इस तरीके से हमें देखना है. अब देखिए, यहाँ पर वन डे वर्क ऑफ ए कितना था, 1 बाय एक्स माइनस का 10, तो ये आ जाएगा 1 बाय एक्स माइनस का 10. यहाँ पर वन डे वर्क ऑफ बी कितना था, तो ये था हमारे पास 1 बाय एक्स, और साथ में दोनों का वन डे वर्क कितना था, वो था 1 बाय 12. इन सबको हमने ऐड कर दिया. अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले इस बात की क्लैरिटी रहनी चाहिए कि हमें वन डे वर्क का डिस्कशन करना है, और फिर ये पता होना चाहिए कि वन डे वर्क हम कैसे निकालते हैं. वर्क को हम कंप्लीटली 1 यूनिट मान के चलते हैं, उस यूनिट के हिसाब से ही हम सारा कैलकुलेशन करते हैं. इतना क्लियर है. ये था. अब देखिए, कई लोग इसमें ये कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हम 1 यूनिट क्यों मान के चलते हैं. मान लेते हैं कि हमने उसको x यूनिट या y यूनिट ले लिया होता. आप सोचिए कि अगर आपने इसको यहाँ पर y यूनिट लिया होता या कुछ भी यूनिट ले लिया होता, तो y यूनिट इधर आता, तो इधर भी y आता 1 की जगह, तो इधर भी 1 की जगह y, इधर भी y, इधर भी y, तो ऊपर हर जगह पे क्या रहता, y रहता. बाद में जाकर y तो कैंसिल आउट ही हो जाता. इसलिए हम y वगैरह कुछ ना लेके सिर्फ 1 ही लेके चलते हैं, क्योंकि एंड में क्या होगा कि ये जितना भी आप यूनिट लोगे सब कैंसिल आउट होगा. इतना क्लियर है. इसलिए हम उसको 1 यूनिट मान के चलते हैं. ये पार्ट क्लियर हो गया. अब देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आएगा, ये आ जाएगा x माइनस का 10 इंटू एक्स, x इंटू 1 x आ गया, x माइनस 10 इंटू 1 कितना आ गया, x माइनस का 10, और ये आ जाएगा 1 बाय 12. इतना क्लियर है. अब यहाँ पर ये कितना आएगा, 12 इंटू ये आ जाएगा x प्लस एक्स विच इज़ 2x
माइनस का 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x। इतना क्लियर है। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करके इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना क्लियर है। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 24x माइनस का 120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 10x। अब यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 24x प्लस का 120। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस का 10x और माइनस का 24x कितना हो जाएगा, माइनस का 34x। और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 120 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन ये बनकर आती है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पर हमारे पास ऐसे दो नंबर्स में इसको स्प्लिट करना है जिनका सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए माइनस का 34 और साथ में जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 120। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास 4 × 30। इतना क्लियर है। अब 4 × 30 से कुछ फ़ायदा होगा क्या, उससे तो कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है। तो अब इसके अलावा और क्या पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसा लिख सकते हैं कि 3 × अब एक चीज़ सोचिए, क्या हम इस पार्ट को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें कि 4 × 3 × 10। इतना क्लियर है। तो यहाँ से 12 आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। अभी भी कोई हमारे पास यहाँ पर कोई बेनिफिट तो आ नहीं रहा है। तो अब हम क्या करें, मतलब अगर हम इसको फर्दर फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो यहाँ पर इसको ब्रेक कर सकता है। एक चीज़ सोचिए, अगर हम इसको वैसे ऐसे ना करके इसको और इसको अगर हम देखें तो ऐड करके ही हमारा काम बन सकता है। 34 आ जाएगा ऐड करके, लेकिन हमें माइनस का 34 चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, इसको ही माइनस ले लेते हैं, इसको ही माइनस ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 30x और ये आ जाएगा माइनस का 4x। इतना क्लियर है। तो यहाँ से क्या होगा, इन दोनों का अब 30 और 4 का मल्टीप्लिकेशन प्लस का 120 हो जाएगा और इन दोनों का एडिशन माइनस का 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 120 और ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इसमें से अगर हम देखें तो x कॉमन आ सकता है। तो x अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 30। और इसमें से माइनस का 4 कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 30 दोनों में से कॉमन आ सकता है और यहाँ से कॉमन आ जाएगा x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 और ये 4। क्योंकि इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो 30 आएगा, इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 पॉसिबल हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है। अब एक चीज़ सोचिए कि अगर 4 पॉसिबल होता तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि B को कितना टाइम लगता है, सिर्फ 4 डेज़ लगते हैं। लेकिन A को कितना टाइम लगता है, 4 - 10 विच इज़ माइनस का 6 डेज़। अब -6 डेज़ तो हो नहीं सकते क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो मतलब जो हमारे पास गिवन कंडीशन दी गई है उसी को वो 4 की वैल्यू फुलफ़िल नहीं करेगी। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे क्वेश्चंस को ही फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो मतलब आंसर क्या रहेगा, सिर्फ x इज इक्वल टू 30 डेज़। इतना क्लियर है। अब उसमें पूछा क्या गया था, फाइंड द टाइम टेकन बाय b। टाइम टेकन बाय b क्या था, x डेज था। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, सो द टाइम टेकन बाय b टू फिनिश द वर्क इज़ 30 डेज़। इतना क्लियर है, ये आंसर है। अब एक चीज़ सोचिए, अगर उसने पूछा होता है कि हमसे यहाँ पर टाइम टेकन बाय ए, तो अगर 30 डेज़ में ए फिनिश करता है वर्क को तो वो ए कितना करेगा, 30 - 10 विच इज़ 20 डेज़। इतना क्लियर है। इस तरीके से काम होगा, ये इस तरीके से पूरा आंसर होगा। ये पार्ट क्लियर है, ये आंसर था।